आज हम 12th एनसीईआरटी के दूसरे अध्याय राजा, किसान और नगर का अध्ययन करेंगे। यह काल है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। मैं विक्रम सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको जानकारियां उपयोगी लगती हैं और आपके अध्ययन में सहायक हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं राजा, किसान और नगर। नाम से ही विदित है, यह समय राजा, किसान और नगरों का काल था। यानी इसमें बड़े प्रतापी राजा हुए और कृषि का विकास हुआ और नगरों का विकास हुआ। अब हमारी प्राचीन संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की बाद में लगभग 1500 साल का लंबे इंतज़ार के बाद में उसी जगह यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर ऋग्वैदिक संस्कृतियाँ आई। यानी इन इलाकों में ऋग्वेद का रचना हुई। थोड़ा मैप से देख लेते हैं। तो ये हमारा मैप है, उस समय का भारत का प्राचीन मैप है। तो पहली सभ्यता भी हमारी हड़प्पा यहाँ सिंधु यानी सप्त सिंधु प्रदेशों में हुई थी, विकसित हुई। और इसी सप्त सिंधु प्रदेश में हड़प्पा संस्कृति के 1500 साल बाद में ऋग्वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। यानी वही इलाका था जिसमें दोबारा से संस्कृतियाँ पनपी। अब इसके बाद में ऐसे नहीं है कि इसी इलाके में संस्कृति का विकास हुआ, बाकी वाले भारत में भी बहुत सारी जगह नई नई संस्कृतियाँ बनी। जैसे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, इन इलाकों में बहुत सारे चरवाहों की छोटी छोटी बस्तियाँ बसाई गई। अब हम थोड़ा और समय में आगे चलते हैं। ईसा के 1000 साल पहले, यानी ईसा के जन्म से 1000 वर्ष पहले की बात है, जब लोगों ने एक अंतिम संस्कारों के नए तरीके खोज निकाले। यानी जहाँ व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता था उसके चारों ओर पत्थरों की एक विशेष दीवार सी बना दी जाती, उनके चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों को लगाया जाता। इस काल को कहा जाता है महापाषाणिक काल। यह इसके ज़्यादातर साइट्स जो पुरातात्विक स्थल है वो दक्षिण भारत में मिले हैं। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। हमने 1000 ईसा पूर्व की बात की, अब उससे 400 साल आगे चलते हैं, जब इन नगरों का विकास हुआ, जब राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसा हमारे पाठ के शुरुआत में जो टाइटल है वो समय अब शुरू होता है 600 ईसा पूर्व से। 600 ईसा पूर्व में क्या हुआ था ऐसा अचानक कि नगरों का विकास हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में कृषि का विकास हुआ था। ये जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी के जो उपजाऊ मैदान थे, यहाँ लोगों ने कृषि करनी शुरू की थी। इसका प्रमुख कारण था कि यहाँ जो ज़मीन थी बड़ी उपजाऊ थी और साथ में यहाँ लोहा निकलता था जिससे कृषि के औजार बनाए जा सकते थे। तो इसी गंगा नदी के चारों ओर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे उस समय के जनपदों का विकास हुआ। चलिए अपने अध्याय पर चलते हैं। तो हमने देखा कि ईसा से 1500 साल पहले ऋग्वैदिक संस्कृति, 1000 साल पहले महापाषाणिक संस्कृति और 600 ईसा पूर्व यानी ईसा से 600 साल पहले जो नगरीय संस्कृति का विकास हुआ उसे जनपद काल कहा जाता है। तो इनके बारे में जानकारियाँ कैसे प्राप्त हुई, कैसे हमने इनके राजाओं के नाम ढूंढे, इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ ढूंढी। तो इसमें एक जो टर्निंग पॉइंट था, इसमें जो बदलाव का वक्त था वो 1830 का वर्ष था। उस समय अंग्रेज़ों का राज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था और उसी का एक अधिकारी था जेम्स प्रिंसेप, जिसने ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल दिया। जिन्होंने ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में निपुणता हासिल की और इन्होंने बहुत सारे शिलालेख पढ़े और उनको पढ़ने के बाद में पता चला कि किसी अशोक और प्रियदर्शी नाम के एक राजा का बार बार जिक्र आता है। तो उन्होंने क्या है, बौद्ध ग्रंथों और समकालीन जैन ग्रंथों में भी इसको पढ़ा और बाद में धीरे धीरे 20वीं शताब्दी में यानी जो हमारी 1900 से लेकर 1800 से लेके 1901 से लेके और 2000 तक की जो शताब्दी यानी 20वीं शताब्दी में पूरे इतिहास को इन्हीं पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर रिक्रिएट किया गया, दोबारा बनाया गया। अब है प्रारंभिक राज्य। अब वो प्रारंभिक राज्य कैसे थे? प्रारंभिक राज्यों में सबसे प्रमुख है 16 जनपद। जैसे हमने पहले चित्र में देखा कि गंगा के किनारे बहुत सारे जनपदों का निर्माण हुआ।
तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म से 600 साल पहले एक नगरों का विकास हुआ था, स्थायी नगरों का विकास हुआ, जिन्हें कहा जाता है जनपद। जनपद का अगर हम सामान्य अर्थ निकालें, जन का अर्थ होता है लोग और पद का अर्थ होता है पाँव, यानी जहाँ पर लोगों ने पाँव रखा है, जहाँ पर लोग बसने शुरू हुए। अब मन में प्रश्न आता है कि इतने बड़े भारत के उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो 15-16 जनपद थे, इनका विकास यहीं क्यों हुआ? तो यहाँ होने के कारण हैं। क्या कारण है? यहाँ लोहे का प्रयोग हुआ, यहाँ लोहा निकलता था और इससे हथियार बनाए गए, कृषि के औजार बनाए गए। दूसरी चीज़, यहाँ इसी समय पंचमार्क सिक्के चले गए। इससे क्या हुआ? व्यापार का विकास हुआ, लोग व्यापार करना शुरू कर दिए, जिससे बड़े नगर बनाने में आसानी हो गई। तीसरा क्या है? नगरों का विकास। उस समय जो आर्किटेक्चर था उसने भी तरक्की की। जब सारी चीज़ें कृषि और व्यापार वृद्धि होती है तो नगरों का भी विकास होना शुरू हो जाता है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में हमें पता कैसे चलता है कि ये 16 जनपद थे? तो ये पता चलने का स्रोत क्या है? बौद्ध और जैन ग्रंथ। बौद्ध व जैन ग्रंथों में इन 16 ग्रंथों की 16 जो नगर हैं इनकी सूची है, लेकिन ये एक जैसी नहीं है। फिर भी इनमें बहुत सारे जो नगर है, बहुत सारे जनपद है जिनके नाम आपस में मिलते हैं दोनों में। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। अब इन दोनों में कुछ एक ऐसे जनपद हैं जिनके नाम नहीं मिलते, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके नाम दोनों में एक समान है, जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती। तो इससे पता चलता है कि दोनों ग्रंथों में दी गई जानकारियाँ उस समय की है और सत्य। उस समय जो दो तरह की व्यवस्थाएं थी, एक तो थी राजा की व्यवस्था, यानी एक नगर होता था जिस पर राजा हुआ करता था। एक होता था गण की व्यवस्था, यानी गणतंत्री राज्य हुआ करते थे जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार थे। ठीक है। और गणतंत्रों के बारे में ये प्रचलित कहावत थी कि गणतंत्र का प्रत्येक सदस्य राजा है, क्योंकि सभी मिलकर शासन चलाते थे। आर्थिक स्रोतों पर सभी का बराबर अधिकार हुआ करता था, राजा की तरह नहीं होते थे। तो उस समय 16 जनपद थे। उस समय 10 जो क्या हुआ करते थे, गणतंत्र भी हुआ करते थे। और जो उस समय के महान विद्वान हुए, महावीर स्वामी है, गौतम बुद्ध है, ये दोनों ही गणों से संबंधित थे। गणों का एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है वज्जी संघ के रूप में। वज्जी संघ के बारे में बताया जाता है कि वहाँ जो आर्थिक स्रोत थे उस पर सामूहिक हक था। जितने भी पैसे कमाते थे उन पर सभी गण के जो सदस्य होते उनके सामूहिक हक हुआ करते थे। तो ऐसे दो व्यवस्थाएं हो गई, एक तरफ राजा राज्य करने वाले जो जनपद है, दूसरी ऐसी जगह थी जहाँ पर लोग सब मिलकर शासन चलाते थे, उनको क्या कहा जाता था? गण कहा जाता। जनपद में राजा होते थे और गणों में सभी लोग मताधिकार द्वारा शासन चलाते थे। अब देखो महाजनपद। महाजनपद की क्या विशेषता होती थी कि महाजनपद की एक राजधानी होती, उसके पास एक बड़ा किला होता और राजधानी के चारों ओर से किलेबंद किया होता और उसकी सुरक्षा के लिए सेनाएं होती। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए, इन सब को प्रबंधित करने के लिए आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता है। और इसी आर्थिक स्रोतों को प्राप्त करने के लिए, ताकि लोगों को, राजा को धन की कमी नहीं हो, इसी के लिए क्या बने थे? धर्मशास्त्रों का निर्माण हुआ। हम गौर से देखेंगे तो अधिकांश धर्मशास्त्रों की रचना 6ठी शताब्दी या ईसा पूर्व के आसपास ही हुई है। इसका कारण क्या है कि धर्मशास्त्रों में ऐसे कानून बनाए गए कि राजा को कर लेने का अधिकार दिया गया, क्षत्रियों को कर लेने का अधिकार दिया गया। वो कर वसूली कर सकते हैं व्यापारियों से, किसानों से। अगर फिर भी धन की कमी होती तो पड़ोसी राज्य पर आक्रमण भी कर सकते हैं। तो ये उस समय अवैध नहीं था कि किसी के दूसरे के राज्य पर हम अधिकार कर लें, उसके धन को हम अपहरण कर लें, तो इसे वैध माना जाता था। यानी धर्मशास्त्रों के अनुसार दूसरे राज्य पर अधिकार करके वहाँ से धन को प्राप्त करना एक वैध साधन माना जाता था। इसके लिए बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता होती थी। तो इस सेना की निर्भरता किसानों पर होती थी। प्राय किसान वर्ग से ही सेना में भर्ती किए जाते थे।
आगे है 16 जनपद में प्रथम जनपद कौन सा है? मगध। यानी 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ था मगध। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में इसका जो प्रताप था वो चला था। अब मगध इतना शक्तिशाली क्यों हुआ? एक तो मगध गंगा के किनारे था, यानी उसकी जो मिट्टी थी बहुत ही उपजाऊ थी। दूसरा, मगध के आसपास के इलाकों में से लोहा निकलता था, जैसे झारखंड है तो वर्तमान पटना मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है, तो झारखंड ये इलाके मगध के अधीन ही आया करते थे, तो वहाँ से लोहा निकलता था जिससे हल और सेना के लिए हथियार बनाए जाते थे। तीसरी चीज़ है हाथियों का प्रदेश। यहाँ पर खूब जंगलों में हाथी हुआ करते थे, जिससे हस्ती सेना उस समय की सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में माना जाता था। चौथा था गंगा स्वयं। गंगा स्वयं का मतलब है कि गंगा नदी से वो आवागमन करते थे, वो बहुत ही सस्ता और सुगम साधन उनके लिए था। मगध की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगीर थी। राजगृह या राजगीर या राजगाह कहा जाता है। राजगीर की एक विशेषता थी कि वो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। 5 पहाड़ियों से घिरी होने के कारण उस पर बाह्य आक्रमणों का खतरा बहुत ही कम था। बाद में उज्जैनी ने गंगा के किनारे क्या बसाई थी? पाटलिपुत्र। 4थी शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, जो वर्तमान पटना के आसपास के इलाके माने जाते हैं। आगे देखते हैं मौर्य वंश की जानकारी। हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? पहले देखते हैं मौर्य वंश का विस्तार कहाँ था। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग सारी जगह पर मौर्यों का अधिकार हुआ करता था। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक ये फैला हुआ था, और कलिंग को छोड़कर उत्तर भारत के सारे इलाके, यानी आधुनिक उड़ीसा को छोड़कर उत्तर भारत के लगभग इलाकों पर चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का कब्जा था। और अशोक ने बाद में कलिंग विजय कर ली, तो लगभग उत्तर भारतीय इलाकों और दक्षिण भारत के कई इलाकों पर इनका अधिकार था, यानी इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। अब मौर्य साम्राज्य की जानकारी। मौर्य साम्राज्य की जानकारी मुख्यतः समकालीन इतिहासकारों से या समकालीन उस समय के विद्वानों से मिलती है। तो पहला है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की किताब थी इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दार्शनिक था, जिससे उसके साम्राज्य की और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहारों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है कौटिल्य। कौटिल्य या चाणक्य चंद्रगुप्त का गुरु था, जिसकी रचना है अर्थशास्त्र। इसमें भी तात्कालिक समाज के बारे में और आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैन और बौद्ध ग्रंथ उस समय के प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, क्योंकि जैन और बौद्ध उस समय भगवान बुद्ध और जैन स्वयं जनपद काल में ही हुए थे, तो उनके जो ग्रंथ हैं उनमें भी इनकी बड़ी संख्या में जानकारी मिलती है। दूसरा है संस्कृत वाङ्मय। तो इन चीज़ों से उनकी जानकारी मिलती है। अब जो सर्वाधिक प्रमाणिक जानकारी मिलती है वो कौन से हैं? अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख, जो अशोक सम्राट ने अपने जनता के लिए अधिकारियों के मार्फत अपनी आज्ञाओं को अभिलेख के रूप में पत्थर के शिलालेख पर लिखवाए थे। तो इनकी जो जानकारी है वो किस भाषा में? प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। प्राकृत उस समय की भाषा थी और ब्राह्मी लिपि थी। जैसे आज की भाषा क्या है? हिंदी है, और लिपि कैसी है? देवनागरी। लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका। अब है मौर्य प्रशासन। अब मौर्य प्रशासन को समझने से पूर्व हमें मौर्य साम्राज्य को एक बार फिर देखना होगा। तो मौर्य साम्राज्य में मैप में देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, ये उनकी राजधानी हुआ करती थी। इसके अलावा 4 जनपद हुआ करते थे उनके, यानी साम्राज्य 4 उप विभागों में बटा था। तो पहला है तक्षशिला, जो उत्तरी भाग था उसको क्या कहा जाता था? तक्षशिला। दूसरा है उज्जैनी, तीसरा है स्वर्णगिरी यहाँ, और चौथा है कलिंग। तो ये उसके 4 राज्य हुआ करते थे। स्वयं एक तो राजधानी हो गई पाटलिपुत्र, जिस पर कठोर नियंत्रण हुआ करता था, एक तक्षशिला हो गई, उज्जैनी हो गई, स्वर्णगिरी हो गई और कलिंग हो गई। तो उज्जैनी और तक्षशिला
ये दोनों व्यापारिक मार्गों पर अवस्थित, उनकी लोकेशन व्यापारिक मार्गों पर थी, इसलिए महत्वपूर्ण थी। स्वर्णगिरी, स्वर्ण नाम से स्पष्ट विदित है कि सोने की यहाँ से आपूर्ति होती थी, यहाँ सोना निकलता था कर्नाटक कोलार की खानों में, और कलिंग जिस पर अशोक ने विजय प्राप्त की थी। तो ये उनकी अब बहुत बड़ा उस समय आधुनिक यातायात के साधन नहीं थे, जानवरों, घोड़ों, हाथियों द्वारा और बैलगाड़ियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता था। तो इतने बड़े साम्राज्य की निगरानी करने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए व्यापारियों को और यात्रियों को दो चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती थी। ये उनको महीनों लग जाते एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो पहली थी सुरक्षा और दूसरी थी खान पान। इसकी व्यवस्था कौन करती थी? सेना करती थी। उनकी सुरक्षा और खान पान उपलब्ध करवाने की व्यवस्था ही सेना द्वारा की जाती थी। तो ये चीज़ें कौन बताता है? मेगस्थनीज बताता। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में बताया गया है कि सेना की एक समिति होती थी जिसकी 6 उप समितियाँ हुआ करती थी। 6 उप समितियों में कौन कौन सी है? पहली है नौसेना, दूसरी है हस्ती सेना, तीसरी है रथारोही, चौथे हैं पैदल, पाँचवें अश्वारोही और छठे उपकरण ढोने वाले। तो नौसेना से विदित है कि नौसैनिक जो लोग होते थे, नौसेना जहाज़ों का बेड़ा वो था। दूसरा हस्ती सेना जो हाथी सेना का संचालन करते थे। रथारोही जो रथों का संचालन करते थे। पैदल सेना हुआ करती थी, उसके ऊपर समिति थी। अश्वारोही तो अश्वारोही उस समय हुआ करते थे, उनके ऊपर ये समितियाँ हुआ करती थी। और जो उपकरण ढोने वाली थी, ये युद्ध के समय या फिर सेना जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी तो उनके खाने पीने, रसद सामग्री और पशुओं के लिए चारा ये लेकर जाती थी। लेकिन अशोक ने बाकी वाले सम्राटों ने अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाने के लिए सेना का सहारा लिया, जबकि अशोक ने अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाने के लिए धर्म का सहारा लिया। धर्म उसके द्वारा बनाए गए धार्मिक सिद्धांतों की एक सरल और सार्वभौमिक नियमावली है। यानी उसके जो सिद्धांत है वो बहुत ही सरल थे और सार्वभौमिक, यानी कोई भी व्यक्ति उनको पालन कर सकता था। वो अपने जो धर्म, जिसकी मान्यता हिंदू है या फिर जैन है, जो भी धर्म, उसकी मान्यताओं के साथ साथ भी धर्म की पालना कर सकता था। और धर्म एक नैतिक आचार संहिता थी, यानी नैतिक नियम थे, जैसे अच्छे कार्य करना, सच्चे बोलना, झूठ नहीं बोलना। तो उसके जनता के नैतिक नियंत्रण के लिए उसने क्या नियुक्त किया था? धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। आगे है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण है। देखो भाई, 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश के इतिहासकारों ने और हमारे जो पुरातत्वविदों ने ये खोजें की तो उनके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग था कि एक इतना बड़ा साम्राज्य जिसकी मूर्तियाँ, अभिलेख दूर दराज के इलाकों से भी मिल रहे हैं, और उसमें अशोक जैसा महान व्यक्तित्व है जो इतना बड़ा सम्राट होने के बावजूद और इतना विनम्र व्यक्ति है। तो वास्तव में भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य का बड़ा ही महत्व है। इसके बावजूद मौर्य साम्राज्य केवल 150 वर्षों तक शासन कर सका, यानी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रतापी राजाओं के होने के बावजूद इसका राज्य केवल मात्र 150 वर्षों तक रहा था। तो ये बहुत ही मतलब भारतीय इतिहास में बहुत ही छोटा कालखंड माना जा सकता है, 150 साल। आगे देखते हैं। आगे है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। अब हमने उत्तर भारत की बात कर ली कि मौर्य साम्राज्य जैसा बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। अब हम दक्षिण भारत की बात करेंगे। दक्षिण भारत यानी दक्कन, जिसमें तमिलकम प्रदेश उस समय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को मिलाकर आज के वर्तमान के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आसपास के इलाके को क्या कहा जाता था? तमिलकम प्रदेश कहा जाता था। इस पर जो राज्य करने वाले जो राजा थे वो चोल, चेर और पांडे थे। इनकी जानकारी संगम ग्रंथों की कविता में मिलती है, क्योंकि इनके जो राजा हुआ करते थे उनके व्यक्तित्व पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई जो संगम साहित्य में संकलित की गई। जो दक्षिण के
सरदार थे और उनकी सरदारी, सरदार का मतलब होता है वह व्यक्ति या वह शक्तिशाली व्यक्ति जिसका पद वंशानुगत है। ठीक है। और सरदारी का मतलब है उसके संचालन के लिए उसके पास सेना है और विवादों का निपटारा करने में वह निर्णायक है। सरदार का मतलब यही होता है कि उसका निर्णय, जैसे पंच होते हैं उनका निर्णय अंतिम होता है, वैसे ही सरदारों का निर्णय अंतिम होता है। तो दक्षिण में सरदार कौन थे? चोल, चेर और पांडे। कुछ जो इनके आर्थिक स्रोत थे वो भू राजस्व पर डिपेंड करते थे, यानी भू राजस्व इकट्ठा करते थे, करों के रूप में लिया करते थे। लेकिन बहुत सारे राजा व्यापारी भी हुआ करते थे। उस समय के व्यापारी राजाओं का उदाहरण है वो कौन से हैं? सातवाहन राजा हैं। सातवाहन राजा लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक, यानी 400 सालों तक इसने राज्य किया था। ये दक्षिण और पश्चिमोत्तर और पश्चिम प्रदेश में शासन करते थे, यानी गुजरात के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास और दक्षिण के भी कई इलाकों पर इनका शासन हुआ करता था। तो इनका व्यापारिक संबंध थे वो दूर दूर मध्य एशिया में, बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागरीय क्षेत्रों में व्यापारी के प्रतिष्ठान थे। और इसी समय शक शासक भी आए थे जिनकी सामाजिक अस्तित्व के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं उपलब्ध है। अब देखो राजा के देवीय राजा होना। देवीय राजा होना, तो देवीय राजा का मतलब होता है राजा अपने आप को देवता के समान दिखाने की कोशिश करता है उस समय। तो इसका कारण क्या है? उसका कारण है विद्रोह। उस समय राजा, बहुत सारे राजा जो उस समय थे वो छोटे छोटे सामंतों पर डिपेंड किया करते थे। उनके राजाओं के नीचे छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे जो समय पर उनके लिए सेना उपलब्ध करवाते थे, भू राजस्व का इकट्ठा करते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जो सामंत थे वह विद्रोह कर देते और राजा को हटाकर स्वयं राजा बन जाते। तो इसलिए उस समय के जो राजा थे उन्होंने ऐसी कल्पनाएं या अपना काल्पनिक प्रतिरूप लोगों के सामने रखा कि वो देवता के समान है। इसका उदाहरण मिलता है कुषाण। कुषाण जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शासन था, यानी लगभग 200 सालों तक था। इन्होंने बहुत सारे देवालयों में, मंदिरों में अपने राजाओं की मूर्तियां रखवाई, उनको भगवान के बराबर दर्जा देने की कोशिश की गई। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मथुरा के माट नगर में। वहाँ का एक देवालय है जिसमें कुषाण राजाओं की क्या है, बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई। और इन्होंने देवताओं की तरह ही उपाधियाँ धारण की, देवी पुत्र यानी देवताओं के पुत्र, और चीन के जो राजा थे उनके समान स्वर्ग पुत्र की उपाधियाँ भी धारण की। उन्होंने अपने जो सिक्के थे उन पर अपना महिमा मंडल ऐसे किया जैसे वो कोई देवता हो। और इनका कुषाणों के अलावा इनका गुप्त काल में भी उदाहरण मिलता है, जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उसको नारद को लज्जित करने वाला, यानी ऐसी बड़ी बड़ी उनका दाता कहा गया है। तो ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी गई है ताकि लोगों को या उनके सामंतों को कभी विद्रोह का भाव न हो सके। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके रचनाकार कौन है? उनके हरिसेन नामक कवि हैं। और ये कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। नीचे दी गई मूर्ति ये कुषाणकालीन मूर्ति है, संभवतः ये कनिष्क की मूर्ति है जो मथुरा से मिली थी बिना सिर की। तो धन्यवाद। आज का टॉपिक और कल आगे से